हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विथ आरबी पे। तो हम कुछ ईवीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे और 5-6 वीडियो में सभी को कवर करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। तो आप लोग फटाफट आंसर देंगे कि कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र है। पहला ऑप्शन है चावल के खेत। दूसरा ऑप्शन है घास का मैदान। तीसरा ऑप्शन है जंगल। चौथा ऑप्शन है झील। तो आप सभी लोग फटाफट आंसर देंगे कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो सबसे पहले हम आप सबको बता दें कि पारिस्थितिकी होता क्या है। तो पारिस्थितिकी तंत्र जो है वह जैविक और तो पारिस्थितिकी तंत्र जो है वह जैविक और अजैविक घटकों का अंतःक्रिया द्वारा जो सभी आपस में निवास करते हैं वही पारिस्थितिकी तंत्र है। तो पारिस्थितिकी तंत्र को यहाँ से कई प्रश्न बनते हैं, जैसे कि पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। तो पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग पी ओम ने किया था। कौन किए थे? पी ओम ने सर्वप्रथम इसका उपयोग पी ओम ने किया था। तो आता है कि पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। तो पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एजी टांसले ने किया। तो एजी टांसले ने किया। तो अब आइए बताइए कि कृत्रिम कृत्रिम यानी मानव द्वारा निर्मित होता है। तो जो मानव द्वारा निर्मित हो वह पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है। तो घास का मैदान यह नेचुरल द्वारा निर्मित है, यानी कि प्रकृति द्वारा निर्मित किया गया है। और जंगल यह भी प्रकृति द्वारा बनाया गया है। झील यह भी प्रकृति द्वारा निर्मित है। तो ऑप्शन ए चावल के खेत सही होगा। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा जैवमंडल का जैविक घटक है। पहला ऑप्शन है मृदा। दूसरा है प्रोटीन। तीसरा ऑप्शन है कवक। और चौथा ऑप्शन है फास्फोरस। तो आप सभी लोग फटाफट आंसर देंगे कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो हम सबसे पहले जान लेते हैं कि जैवमंडल होता क्या है। तो जैवमंडल को दो भागों में बांटा गया है। पहला ऑप्शन बांटा गया है बायोटिक और दूसरा बांटा गया है एबायोटिक। इसका मतलब होता है जैविक और अजैविक। तो जैवमंडल को दो भागों में बांटा गया है, जैविक और अजैविक। तो जैविक में आते हैं अजैविक में आते हैं मृदा, प्रोटीन और अजैविक में आते हैं मृदा, प्रोटीन, वायु और बायोटिक में आते हैं उत्पादक, उपभोक्ता
और अपघटक। उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। और अपघटक। तो अब अपघटक को दो भागों में बांटा गया है, कवक और शैवाल। तो अब आप सभी लोग फटाफट आंसर देंगे कि कौन सा सही होगा। तो यहाँ पे मृदा जो है वह एबायोटिक यानी अजैविक घटक है। और क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि जैवमंडल का जैविक घटक है, तो जैवमंडल का जैविक घटक कवक है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकी में प्रथम पोषण स्तर का निर्माण करता है। तो ऑप्शन ए है पादप प्लावक, ऑप्शन दो है वृक्ष, ऑप्शन तीन है घास का मैदान, ऑप्शन चार है उपयुक्त में से सभी। तो आप सभी लोग फटाफट आंसर देंगे कि कौन सा आंसर सही होगा। तो हम सभी देखेंगे कि पारिस्थितिकी पोषण स्तर क्या होता है। तो जैसे होता है घास, घास घास जो है यह एक उत्पादक है। घास को खाएगा टिड्डा, और टिड्डे को खाएगा मेढक, और मेढक को खाएगा सर्प, और सर्प को खाएगा बाज। तो इसमें पूछा गया कि पारिस्थितिकी में प्रथम पोषण स्तर का निर्माण करता है, तो प्रथम पोषण स्तर कौन सा है। तो यह एक घास, यह एक क्या होगा उत्पादक। ये होगा प्राथमिक उपभोक्ता। ये होगा द्वितीय उपभोक्ता। ये होगा टर्शियरी उपभोक्ता। ये होगा टॉप। तो आप सभी लोग बताएंगे कि पारिस्थितिकी में प्रथम पोषण स्तर का निर्माण कौन करता है। अब आप सभी लोग फटाफट आंसर देंगे कि पारिस्थितिकी में प्रथम पोषण स्तर का निर्माण कौन करता है। तो पादप एवं प्लावक या जो है समुद्र में पाए जाते हैं, तो यह एक उत्पादक होता है। दूसरा ऑप्शन है वृक्ष, वृक्ष तो यह भी एक उत्पादक है। तीसरा ऑप्शन है घास का मैदान, तो यह भी नेचुरल द्वारा निर्मित है, यह भी उत्पादक है। तो यह ऑप्शन सही होगा फोर, उपयुक्त में से सभी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, लाल पांडा परियोजना को कब प्रारंभ किया गया।
तो आप सभी लोग बताएंगे कि लाल पांडा परियोजना को कब प्रारंभ किया गया। पहला ऑप्शन है 1986, दूसरा ऑप्शन है 1994, तीसरा ऑप्शन है 1984 और चौथा ऑप्शन है 1996। तो आप सब लोग फटाफट आंसर देंगे कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन दो होगा, सही आंसर होगा 1994। 1994 में लाल पांडा परियोजना को प्रारंभ किया गया था। तो इसी के साथ हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी देख लेंगे, जैसे कि टाइगर टाइगर परियोजना को कब आया। तो टाइगर परियोजना 1 अप्रैल 1973 को आया। और कुछ इम्पोर्टेंट हम परियोजनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे कि हंगुल परियोजना, हंगुल परियोजना, हाथी परियोजना, हाथी परियोजना आया 1992 में और हंगुल परियोजना आया 1970 में। और अगला गैंडा परियोजना, तो गैंडा परियोजना आया 1987 में। तो ये जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि लगभग लगभग सभी पेपर में पूछे जाते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा जल प्रदूषण का मानवीय स्रोत नहीं है। तो आप सभी लोग फटाफट आंसर देंगे कि कौन सा जल प्रदूषण का मानवीय स्रोत नहीं है। पहला ऑप्शन है वाहित मल, दूसरा ऑप्शन है घरेलू बहिस्राव, तीसरा ऑप्शन है औद्योगिक बहिस्राव और चौथा ऑप्शन है ह्यूमस पदार्थ। तो आप सभी लोग फटाफट आंसर देंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें पूछा गया है कि जल प्रदूषण का मानवीय स्रोत, तो आप सभी लोग बताएंगे वाहित मल। यह जो होता है, तो हमारे घरों में जो वॉशिंग मशीन होता है उससे होता है, उससे जो कचरा वचड़ा निकलते हैं सभी वही जल में जाके मिल जाते हैं, तो इससे जल प्रदूषण होता है। अगला ऑप्शन है घरेलू बहिस्राव, तो सीवेज से जो कचरा वचरा निकलते हैं उससे भी हमारे जल को प्रदूषण होता है, तो यह भी नहीं होगा, यह भी नहीं होगा। अगला ऑप्शन है औद्योगिक बहिस्राव, तो मानव द्वारा उद्योग धंधों और फैक्ट्रियों से निकले हुए कूड़े कचरे मल मूत्र को वे समुद्रों में प्रवाहित कर देते हैं, तो यह भी जल, इससे भी जल प्रदूषण होता है, तो यह भी नहीं होता। ह्यूमस पदार्थ, यह एक यह एक कार्बनिक पदार्थ है। जो कि कई वर्षों में इसका निर्माण होता है, तो यह मानव द्वारा नहीं है, नेचुरल द्वारा है। तो ऑप्शन 4 सही होगा।
चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, मृदा क्षरण के कारण ऊपरी मृदा के नष्ट होने का प्रमुख कारण कौन सा है? तो आप सभी लोग आंसर देंगे कि ऊपरी मृदा के नष्ट होने का प्रमुख कारण क्या है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि मृदा क्षरण होता क्या है। तो मृदा क्षरण को ही हम मृदा अपरदन कहते हैं। मृदा अपरदन यानी कि ऊपरी परत का बह जाना, ऊपरी परत का बह जाना ही मृदा संरक्षण कहलाता है। तो आइए हम ऑप्शन को देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहला है मवेशी चराई, तो इससे मृदा क्षरण नहीं होता है। और तीसरा ऑप्शन है तापीय प्रतिपन, इससे भी होता है लेकिन बहुत कम होता है। पश्चिमी हवाएं, इससे भी होता है लेकिन इसको शेल्टर बेल्ट के द्वारा रोका जाता है। शेल्टर बेल्ट को लगा के रोका जाता है पश्चिमी हवाओं से वनों। और दूसरा ऑप्शन है वनों की कटाई, तो यह दूसरा ऑप्शन सही होगा। वनों की कटाई के द्वारा सबसे ज़्यादा मृदा क्षरण होता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में रबी की फसलें हैं। तो आप सभी लोग फटाफट आंसर देंगे कि रबी की फसलें कौन सी हैं। फटाफट आप सभी लोग आंसर देंगे कि रबी की फसलें कौन सी हैं। तो रबी की फसलें शीत ऋतु में बोई जाती है। रबी की फसलें शीत ऋतु में बोई जाती हैं, जैसे कि गेहूं, जौ, चना, सरसों। और खरीफ की फसलें मानसून में बोई जाती हैं। खरीफ की फसलें मानसूनी ऋतु में बोई जाती हैं, जैसे कि धान, मक्का, धान मक्का। तो आप सभी लोग अब बताएंगे कौन कौन सा ऑप्शन सही होगा। सभी लोग बताएंगे। कपास, मूंगफली, बहुत सारी फसलें हैं, सभी लोग बताएंगे। तो मक्का जो है किसकी फसल है? तो मक्का खरीफ की फसल है, ये रबी की फसल है, गेहूं रबी की फसल है, धान खरीफ की फसल है,
धान खरीफ की फसल है, चना रबी की फसल है, चना रबी की फसल है और गेहूं भी रबी की फसल है। तो ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडियन, तो WWF इंडिया की स्थापना कब की गई? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी लोग बताएंगे फटाफट आंसर क्या होगा। पहला ऑप्शन है 1997, दूसरा ऑप्शन है 1969, तीसरा ऑप्शन है 1956 और चौथा ऑप्शन 1976। तो आप सभी लोग फटाफट आंसर देंगे कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। आप सभी लोग फटाफट आंसर देंगे कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो वर्ल्ड वाइड फॉरेस्ट को स्थापना जो है 1969 में हुआ था इंडिया में। यह इंडिया में 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। और क्वेश्चन यहाँ भी से भी बनता है कि यह विश्व स्तर पे कब आया? तो यह सन 1961 में इंग्लैंड में इसकी स्थापना सबसे पहले हुई और यह भारत में इसकी स्थापना 1969 में हुई। यह भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि शुष्क स्थान में उगने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? तो आप सभी लोग फटाफट आंसर देंगे कि शुष्क स्थानों पर उगने वाले पौधों को क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन है जीरोफाइट, दूसरा ऑप्शन है मीसोफाइट और तीसरा ऑप्शन है क्राइसोफाइट और चौथा ऑप्शन है लिथोफाइट। तो आप सभी लोग फटाफट आंसर देंगे कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। आप सभी लोग फटाफट आंसर देंगे। तो चलिए देखते हैं कौन सही होगा। तो चौथा ऑप्शन है लिथोफाइट। तो यह चट्टानों पे उगते हैं, जो चट्टानों पे उगते हैं उसे हम लिथोफाइट कहते हैं। इसके बाद आ गया है मीसोफाइट। तो मीसोफाइट जो है वह मध्य मीसोफाइट जो है तो मध्य वर्षा में उगता है। अगला है क्राइसोफाइट। तो क्राइसोफाइट या मीठे जल में मीठे जल में उगने वाले पौधों को हम क्राइसोफाइट कहते हैं और चट्टानों पे उगने वाले पौधों को हम लिथोफाइट कहते हैं। तो और पूछा गया कि शुष्क स्थान में उगने वाले पौधों को क्या कहा जाते हैं? तो शुष्क स्थान में उगने वाले पौधों को हम जीरोफाइट कहते हैं। तो ऑप्शन पहला इज राइट आंसर होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन है वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है। तो आप सभी लोग फटाफट आंसर देंगे कि वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है। पहला ऑप्शन है अक्टूबर का प्रथम सप्ताह, दूसरा ऑप्शन है सितंबर का प्रथम सप्ताह, तीसरा ऑप्शन है मार्च का प्रथम सप्ताह और चौथा ऑप्शन है नवंबर का अंतिम सप्ताह। तो आप सभी लोग फटाफट आंसर देंगे कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन पहला सही होगा, यह 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक मनाया जाता है। यह 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक मनाया जाता है। क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है कि वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है। तो वन्य जीव दिवस वन्य जीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है। वन्य जीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है कि वन्य जीव महोत्सव कब मनाया जाता है। तो वन्य जीव महोत्सव जुलाई के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। वन्य जीव महोत्सव जुलाई के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। तो आशा करते हैं आप सभी को सभी प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है नर्मदा बचाओ आंदोलन निम्नलिखित में से किस बांध के निर्माण के लिए था। तो आप सभी लोग बताएंगे कि नर्मदा बचाओ आंदोलन निम्नलिखित में से किस बांध के निर्माण के खिलाफ था। आप सभी लोग फटाफट आंसर देंगे। पहला ऑप्शन है हीराकुंड बांध, दूसरा ऑप्शन है भाखड़ा नागल बांध, तीसरा ऑप्शन है सरदार सरोवर बांध और चौथा ऑप्शन है नागार्जुन सागर बांध। तो आप सभी लोग फटाफट आंसर देंगे कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। सभी लोग फटाफट आंसर देंगे। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन सरदार सरोवर बांध पे किया हुआ था। यह सरदार सरोवर बांध के निर्माण के खिलाफ हुआ था। यह सन 1985 ईस्वी में। 1985 ईस्वी में मेघा पाटेकर और बाबा आमटे आमटे के द्वारा किया गया था। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है भूपर्पटी पृथ्वी की बाह्यतम परत है जिसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान से प्रतिशत से भी कम है। तो आप सभी लोग फटाफट आंसर देंगे कि भूपर्पटी पृथ्वी की बाह्यतम परत का द्रव्यमान कितना है। पहला ऑप्शन है 5%, दूसरा ऑप्शन है
1%, तीसरा ऑप्शन है 85%, चौथा ऑप्शन है 14%। तो आप सभी लोग फटाफट आंसर देंगे कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आइए हम देख लेते हैं कि हमारी पृथ्वी 3 परतों से मिलकर बनी है। पहला परत है क्रस्ट, और दूसरा परत है मेंटल, और तीसरा परत है कोर। तो क्रस्ट जो है वह 1% पाया जाता है, और मेंटल जो है वह 85% पाया जाता है, और कोर जो है वह 14% पाया जाता है। क्रस्ट यह हमारा सियाल, सीमा और निफे, यह हमारा तीनों परतों में मतलब यही पाए जाते हैं। भूपर्पटी में सबसे ज़्यादा सिलिकॉन और एल्युमिनियम पाया जाता है, और मेंटल में सिलिकॉन और मैग्नीशियम पाया जाता है, और कोर यानी सबसे निचली परत में सबसे ज़्यादा निकिल और आयरन पाया जाता है। क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है कि कोर कितने परसेंट भाग है पृथ्वी का, तो 14% है, और कितने परसेंट भाग पर मेंटल पाया जाता है, तो 85% पर मेंटल पाया जाता है। तो इसमें पूछा गया है भूपर्पटी पृथ्वी की बाह्यतम परत कितनी है, तो यह 1% होगा। ऑप्शन यही सही होगा। तो आशा करते हैं आप सभी को यह समझ में आ गया होगा कि हमारी पृथ्वी 3 परतों से मिलकर बनी है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे प्रचुर धातु है। तो आप सभी लोग बताएंगे कि पृथ्वी पर सबसे प्रचुर धातु कौन सी है। पहला ऑप्शन है जस्ता, दूसरा ऑप्शन है सीसा, तीसरा ऑप्शन है एल्युमिनियम, चौथा ऑप्शन है तांबा। तो आप सभी लोग फटाफट बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो हमारी पृथ्वी पर 46% ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तत्व, 46% ऑक्सीजन तत्व, और 28%, और 28% सिलिकॉन उपधातु होता है। हमारे पृथ्वी पर 46% ऑक्सीजन और 28% सिलिकॉन उपधातु होता है, और 8% एल्युमिनियम धातु। 28% एल्युमिनियम धातु पाया जाता है। जो कि तीनों हर एग्जाम में पूछे जाने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और 5% आयरन पाए जाते हैं।
तो इसमें पूछा गया पृथ्वी पर सबसे प्रचुर मात्रा में धातु, तो सबसे प्रचुर मात्रा में धातु जो है एल्युमिनियम पाया जाता है, तो ऑप्शन 3 राइट आंसर होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है? तो आप सभी लोग बताएंगे कि कौन सा भू रासायनिक चक्र नहीं है। पहला ऑप्शन है नाइट्रोजन चक्र, दूसरा ऑप्शन है कि ऑक्सीजन चक्र, और तीसरा ऑप्शन है जलीय चक्र, चौथा ऑप्शन है ओजोन चक्र। आप सभी लोग फटाफट आंसर देंगे कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। फटाफट आप सभी लोग बताएंगे कि जैव भू रासायनिक चक्र इनमें से कौन सा नहीं है। तो इसमें चौथा ऑप्शन सही होगा, ओजोन चक्र जो है वह जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है बी अगला क्वेश्चन है बीओडी यानी जैविक ऑक्सीजन की मांग। इसको हम इंग्लिश में बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड भी बोलते हैं, जिसकी की उच्च मात्रा इंगित करती है। तो आप सभी लोग बताएंगे कि बीओडी की उच्च मात्रा इंगित करती है। आप सभी लोग फटाफट आंसर देंगे कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहला ऑप्शन है पानी में मिट्टी की कमी, दूसरा ऑप्शन है पानी कम प्रदूषित है, तीसरा ऑप्शन है पानी बहुत प्रदूषित है, और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप सभी लोग फटाफट आंसर देंगे कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। बीओडी की उच्च मात्रा की मांग इंगित करती है, तो आप सभी लोग बताएंगे कि उच्च मात्रा क्या इंगित करती है। तो आप सबको बता दें कि जहां पर प्रदूषण ज़्यादा होगा, जहां पर प्रदूषण ज़्यादा होगा वहां पर ऑक्सीजन की मांग बढ़ेगी, और जहां पर प्रदूषण कम होगा वहां पर ऑक्सीजन की मांग घटेगी। जहां पर प्रदूषण की मांग कम होगी वहां पर ऑक्सीजन की मांग घटेगी। तो आप सभी लोग फटाफट आंसर देंगे कि कौन सा आंसर सही है। यहाँ पर ऑक्सीजन की मांग बढ़ रही है, तो यहाँ पर प्रदूषण भी ज़्यादा होगा, पानी प्रदूषित होगा। ऑप्शन तीसरा सही है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा जैव निम्नीकरणीय नहीं है? तो आप सभी लोग बताएंगे कि कौन सा जैव निम्नीकरणीय नहीं है। आप सभी लोग फटाफट आंसर देंगे कि कौन सा जैव निम्नीकरणीय नहीं है। तो आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जैव निम्नीकरणीय क्या होता है। तो जैव निम्नीकरणीय वह होता है कि जो मिट्टी में अपघटन हो जाए, जिसका जो मिट्टी में अपघटित हो जाए। तो जो मिट्टी में अपघटित हो जाए वह जैव निम्नीकरणीय है। तो आप सभी लोग फटाफट आंसर देंगे कि कौन सा जैव निम्नीकरणीय नहीं है। तो पहला ऑप्शन है कांच की बोतल, तो यह मिट्टी में अपघटित नहीं होगा, तो यह गलत होगा, यह नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन है पत्तियां, इसमें पूछा क्या गया, पूछा गया नहीं होगा, तो नहीं होगा तो यही नहीं होगा, इससे यह मिट्टी में अपघटित नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन है पत्तियां,
तो यह मिट्टी में अपघटित हो जाएगा, तो यह नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन है पेपर, तो यह भी मिट्टी में अपघटित हो जाएगा। और चौथा ऑप्शन है ऊन, तो यह भी मिट्टी में अपघटित हो जाएगा। इसमें पूछा गया नहीं है, तो नहीं है तो कांच की बोतल पहला आंसर सही होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पीने के पानी में रोगाणुनाशक डालते हैं। तो आप सभी लोग बताएंगे फटाफट आंसर। तो आप सभी लोग फटाफट आंसर बताएंगे कि पीने के पानी में रोगाणुनाशक डालते हैं, तो कौन सा रोगाणुनाशक डालते हैं। पहला ऑप्शन है पोटेशियम सल्फाइड तथा क्लोरीन। दूसरा ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड तथा ऑक्सीजन। चौथा ऑप्शन है पोटेशियम क्लोराइड तथा क्लोरीन। और चौथा ऑप्शन है पोटेशियम परमैंगनेट तथा क्लोरीन। आप सभी लोग फटाफट आंसर देंगे कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। पीने के पानी में रोगाणुनाशक डालते हैं, तो आप सभी लोग बताएंगे कि पीने के पानी में कौन सा रोगाणुनाशक डालते हैं। फटाफट आप सभी लोग आंसर देंगे कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें ऑप्शन सही होगा 4, पोटेशियम परमैंगनेट, यानी KMnO4Cl2। ऑप्शन चौथा सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का चालक है। तो आप सभी लोग बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चालक है। पहला ऑप्शन है शुद्ध जल, दूसरा ऑप्शन है लवण जल, तीसरा ऑप्शन है बेंजीन और चौथा ऑप्शन है रबड़। तो आप सभी लोग बताएंगे कि कौन सा विद्युत का चालक है। सभी लोग फटाफट आंसर देंगे। सभी लोग फटाफट आंसर देंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यह विद्युत का कुचालक होता है, रबड़ विद्युत का कुचालक होता है। और बेंजीन यह भी हाइड्रोकार्बन के, यह भी हाइड्रोकार्बन के, कार्बन के हैं। यह भी कुचालक होता है। तो आप सभी लोग फटाफट आंसर देंगे। तो ऑप्शन होगा 2, लवण जल। यह विद्युत जल का सुचालक होता है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। पेयजल में नाइट्रेट की अधिकता से कौन सा रोग होता है। तो आप सभी लोग बताएंगे कि पेयजल में नाइट्रेट की अधिकता से कौन सा रोग होता है। फटाफट आप सभी लोग आंसर देंगे कि कौन सा रोग होता है। पहला ऑप्शन है ब्लू बेबी सिंड्रोम, दूसरा ऑप्शन है इटाई इटाई और तीसरा ऑप्शन है मिनी माता और चौथा ऑप्शन है ब्लैक फुट। तो आप सभी लोग फटाफट आंसर देंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आर्सेनिक से
तो आर्सेनिक से होता है ब्लैकफुट, आर्सेनिक से होता है ब्लैकफुट। और कैडमियम से होता है इटाई इटाई। कैडमियम से होता है इटाई इटाई, और पारा से होता है मिनी माता। पारा से होता है मिनी माता। और नाइट्रेट, और नाइट्रेट से होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम। तो पहला ऑप्शन पहला ही राइट आंसर होगा कि पेयजल में नाइट्रेट की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। ये चारों बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। सभी एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर बनते हैं कि इटाई इटाई रोग किसकी अधिकता से होता है। तो इटाई इटाई रोग जो है वो कैडमियम की अधिकता से होता है। मिनी माता किसकी अधिकता से होता है, तो मिनी माता पारा की अधिकता से होता है। और ब्लैक फुट, तो ब्लैक फुट आर्सेनिक की उपस्थिति से ज़्यादा होता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, लवणता को प्रति समुद्र पानी में घुले हुए नमक ग्राम की मात्रा से व्यक्त किया जाता है। तो आप सभी लोग फटाफट आंसर देंगे कि लवणता को हम किस में नापते हैं। पहला ऑप्शन है 10 ग्राम, दूसरा ऑप्शन है 100 ग्राम, तीसरा ऑप्शन 1000 ग्राम, और चौथा ऑप्शन है 10,000 ग्राम। आप सभी लोग फटाफट आंसर देंगे। आप सभी लोग फटाफट आंसर देंगे कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। लवणता के प्रति समुद्र में घुले हुए नमक की मात्रा व्यक्त किया जाता है। तो ऑप्शन तीसरा सही होगा, यह 1000 ग्राम में किया जाता है। और एक सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन यह भी पूछा जाता है कि सबसे अधिक लवणता किस झील की है। तो सबसे अधिक लवणता जो है वो अवान झील की है। इसकी लवणता 330 मापी गई है। और दूसरे नंबर पे है मृत सागर। इसकी लवणता 30 नापी गई है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं कि आप सभी को वीडियो सभी समझ में आए होंगे एंड पसंद आया होगा। तो आप सभी लोग वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।